Hello, hi, salam, namaste, a very warm welcome of each and every one of you on this amazing learning platform. This is Rahul Parmar, your mentor for the subject economics and मैं डिस्कशन कर रहा हूं आप सब लोगों के साथ में सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, मैं यहां डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स को। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था, है ना, कि चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत सारी बातें बेसिकली ये चैप्टर आपको बताएगा। अगर आप लोग नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट हो तो इस चैप्टर से आपको बहुत सारी बातें जो है वो जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। एंड अगर आपने ऑलरेडी क्लास 11th और 12th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है तो भी यहाँ पे आपको अपना नॉलेज जो है वो थोड़ा सा एनहांस करने का मौका मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो चैप्टर का जो नाम है ना, या हमारी पूरी जो पेपर का नाम है दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। यानी यहाँ पे हम लोग नॉर्मल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बिजनेस के रेफरेंस में, कि जब बिजनेस करेंगे हम लोग तो किस तरीके से इकोनॉमिक की थियरीज को, इकोनॉमिक्स के टूल्स को हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है। तो इकोनॉमिक्स वी आर स्टडिंग विद रेफरेंस टू बिजनेस, है ना। तो यही चीज थोड़ा सा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, चैप्टर को भी डिफरेंट बनाएगी आपकी नॉर्मल इकोनॉमिक्स से, कि यहाँ पे आप हर थियरी, हर टूल्स जो भी आपने इकोनॉमिक्स में सीखे उसका बिजनेस में एप्लीकेशन भी सीखोगे। ठीक है, तो बेसिक टूल्स एंड थियरीज भी सीखोगे एंड उसका बिजनेस में एप्लीकेशन किस तरीके से यूज करना है वो टेक्स्ट भी आपको देखने को मिलेगा। यूनिट नंबर 1 इसके अंदर है सर इंट्रोडक्शन, और यूनिट नंबर 2 है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इनको धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने यूनिट नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया था लास्ट क्लास में, जहां कुछ बातें जो थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी शुरू करी थी। और जो बात मैंने डिस्कस कर ली थी आपसे वो थी व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट, है ना, कि बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट, इकोनॉमिक्स में हम क्या सीखते हैं। तो आज इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ में ऑलमोस्ट हम लोग मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कंप्लीटली सीख लेंगे, राइट क्या। तो ये 2-3 चीजें आप लोग सीख जाओगे, काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें मिलेगी, हर लाइन में कुछ ना कुछ छुपा है सर आईसीआई के कंटेंट में, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा पूरा कंटेंट है जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो आईसीआई के जो मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली लाइंड अप हो विद ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स कवर्ड एट वन प्लेस, राइट। चलिए, सो क्या क्या चीजें पढ़ ली थी हमने। व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट मैंने आपको पढ़ा दिया था ऑलरेडी। ठीक है, कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हर बिजनेस करता क्या है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है सेट ऑफ इनपुट्स को सेट ऑफ आउटपुट्स में। बिजनेस का काम क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ इनपुट्स को सेट ऑफ आउटपुट में क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना। एंड दिस इज द एसेंस ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। और हम क्या बोल सकते हैं, क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सच बिजनेस एक्टिविटीज। यानी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है सर, मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड। यहां से आपको क्वेश्चन बहुत डीप भी नहीं पढ़ना है कि सर इसका मतलब क्या होगा, मतलब टाइम पे पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन कहां से बन सकता है उसके ऊपर से चर्चा करनी है, उसके ऊपर बात करनी है। फिर हमने बात करी थी सर इनपुट्स कौन कौन से होते हैं, इनपुट्स मैन, मटेरियल, मशीन्स, मैनेजमेंट, ये होते हैं। और इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, इनको मैन, मशीन, साथ ही साथ ये जो मैनेजमेंट है और मटेरियल्स है इनको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की तरह भी बेसिकली ट्रीट करते हैं। तो जो आप ब्रॉडर लेवल के ऊपर आप चीजें पढ़ोगे कि व्हाट आर द फैक्टर इनपुट्स, दे आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर हम लोगों ने कहा आउटपुट्स क्या होते हैं, तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। अच्छा, गुड्स के अंदर और कितने टाइप्स के बेसिकली गुड्स होते हैं सर, तो इसके बारे में भी चर्चा करी थी। कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, है ना, जैसे कि एसेंशियल गुड्स हो गए, नॉन मेरिट गुड्स जिससे कि लोगों का वेलफेयर टेक्निकली ना हो, सिगरेट्स हो गया, लीकर हो गया, एटसेट्रा ना। इनमें से कुछ नॉन ड्यूरेबल रहेंगे, यानी एक बार यूज होगा खत्म हो जाएंगे, है ना, जिसको सिंगल यूज भी बोलते हैं। कुछ ड्यूरेबल रहेंगे जो बार बार यूज कर पाओगे, जैसे आप अपना मोबाइल फोन बार बार यूज कर पा रहे हो, बाइक बार बार यूज कर पा रहे हो, ठीक है ना। फिर बात हुई थी कि किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना, क्लियर। तो पर्पस ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, इन्वेंट्री, एक्यूमुलेशन, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्सचेंज हो गया, इन्वेंट्री, एक्यूमुलेशन हो गया। ये सब बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस है बेटा टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट। सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसीलिए करते हैं ताकि हमारा
जो गेन है वो मैक्सिमाइज हो पाए, हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो पाए, हमारा सरप्लस जो है वो मैक्सिमाइज हो पाए। इसके अलावा कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, वो अपने पर्सनल प्रॉफिट को एम करने की कोशिश नहीं करते, इंस्टेड वो चाहते हैं कि हम जो लोग काम कर रहे हैं उससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, है ना। कोई एनजीओ काम कर रही है, वो ये नहीं चाहते एनजीओ के मेंबर के हमारा फायदा, वो चाहते हैं सोसाइटी का फायदा हो, ठीक है। सो वो प्राइवेट प्रॉफिट्स पे बात नहीं करेंगे, लेकिन वो बात किसके ऊपर करेंगे, प्राइवेट प्रॉफिट के ऊपर बात नहीं करके सोशल प्रॉफिट्स के ऊपर या सोशल बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फिर बात करी थी कि जितने भी इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, है ना, वो बहुत सारे डिसीजंस लेंगे, है ना, और उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा करी थी, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, किसके लिए बनाना है ना, क्यों बनाना है, ये सारा डिसीजन कोई प्रोड्यूसर फर्म लेगी। एक फाइनेंस एंटरप्राइज है, वो क्या करेगी, फंड कहां से रेस करें, इसका यूज कहां करेंगे, है ना, मैच्योरिटी क्या होगी, अदर टर्म्स क्या होगी, इन सब के बारे में, ठीक है। फिर हमने कहा था हर डिसीजन प्रॉब्लम, यानी जो भी आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, उसमें क्या छुपा होगा सर, चॉइस छुपी होगी। यानी मैंने आपको बताया था कि जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द कोर थिंग जिसके ऊपर हम लोग इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा बात करते हैं ना। फिर हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसा डिसिप्लिन है विच इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द रैशनैलिटी एंड ऑप्टिमलिटी ऑफ अ गिवन चॉइस, कि जो भी चीज हम चूज कर रहे हैं वो हमारे लिए रैशनल है या नहीं है, ऑप्टिमल है या नहीं है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। फिर जो मेन, ये मैं रिवीजन करा रहा हूं की पॉइंट्स का, फटाफट से रिवीजन भी आपका साथ साथ में हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करा था, स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि सर इकोनॉमिक्स एक्चुअली है किन चीजों के बारे में ना, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, है ना, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो यहां से हम लोगों ने बात करना मेजरली शुरू किया था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। तो इकोनॉमिक्स वर्ड का जो ओरिजिनेशन हुआ था बेटा ना, वो इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिनेशन हुआ था ओइकोनोमिया से, है ना, जो बेसिकली मिलके बना था ओइको प्लस नोमोस से, जिसका मतलब था हाउस होल्ड मैनेजमेंट, राइट क्या। अब एक ग्रीक फिलोसोफर हुए थे अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में कई बार, है ना, इन्होंने ओइकोनोमिया को टर्म क्या किया कि ओइकोनोमिया क्या है, साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि एक गृहस्थी, एक हाउस किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करता है, उस आर्ट को बेसिकली इन्होंने क्या कहा, ओइकोनोमिया कहा, राइट। फिर एक नाम आया था एडम स्मिथ का, उन्होंने, ये बेसिकली एडम स्मिथ कौन है, एडम स्मिथ ध्यान रखना बेटा, ये इनको बेसिकली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। एंड ही एज टर्म्ड इकोनॉमिक्स एज, इन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे टर्म किया, इन्होंने कहा भैया इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है, वेल्थ की साइंस है। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, है ना, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या लिखा था, अपनी एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी, 1776 में। बुक का नाम शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशन। और इस बुक को फर्स्ट मॉडर्न वर्क क्या बोलते हैं हम लोग इस बुक को, दिस बुक इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स कि ये जो बुक थी एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई, दिस इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। फिर एक बात और थी कि 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहा जाता था। तो यहां से काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को कलेक्ट हो गई होगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बहुत एक अच्छी सी डेफिनेशन हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की पढ़ी थी कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस की स्टडी है बाय विच रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज। क्या बोल रहा है कि बाय विच रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज आर अलोकेटेड इन सच अ वे, है ना, कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है किसकी, ह्यूमन बीइंग्स की, वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस by which relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in society, है ना। तो यहां से दो बातें निकली थी आपकी, क्या थी वो दो बातें, कि रिसोर्सेज जो होते हैं, क्या होते हैं, रिसोर्सेज, इन्हीं मीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिसोर्सेज बोलते हैं, है ना, इन्हीं मीन्स को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं, कि ये रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं यानी स्कैर्स होते हैं। और जो हमारी ह्यूमन वांट्स होती है वो क्या होती है बेटा, ह्यूमन वांट्स जो होती है हमारी, दीज आर अनलिमिटेड, दीज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। और जब ये अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं तो ये बेसिकली क्रिएट करते हैं बेटा स्कैरसिटी, और इस स्कैरसिटी से एक प्रॉब्लम का बर्थ होता है बेटा, एंड उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं, ठीक है ना,
दैट प्रॉब्लम इज रिगार्डेड एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर स्कैरसिटी ना होती, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, है ना, रिसोर्सेज क्या होते, अनलिमिटेड होते, ह्यूमन वांट्स बहुत लिमिटेड होती, तो कभी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती नहीं। हमको चॉइस करनी पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ में इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूसेज भी है और ह्यूमन वांट्स रिकरिंग नेचर की भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, दीज नीड्स टू बी एफिशिएंटली यूज्ड। इनको क्या करना है अपने पास में, एफिशिएंटली यूज करना है हमें। एफिशिएंटली यूज का मतलब होता है कम से कम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट क्रिएट करना, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, दीज विल बी एफिशिएंटली यूज्ड व्हेन दे आर एलोकेटेड टू देयर हाईएस्ट वैल्यूड यूजेस। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि बेटा अपने पास में क्या करें, एक लैंड है, उस लैंड के ऊपर हम लोग या कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं या लेट से मस्टर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉटन प्रोड्यूस करोगे तो जितना भी अमाउंट बनाओगे उससे आपको 4 लाख रुपए का गेन होगा, और अगर मस्टर्ड प्रोड्यूस करोगे, जितना भी अमाउंट ऑफ मस्टर्ड प्रोड्यूस करोगे उसको बेच के 3 लाख रुपए का गेन होगा। तो ज्यादा बेटर क्या हुआ, 4 लाख रुपए का गेन करना। तो अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक लैंड को आपको एफिशिएंटली यूज करना है, यानी कि एफिशिएंटली यूज कब होगा, जब हम इसको ऐसे यूज में एलोकेट करेंगे जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। यानी हाईएस्ट वैल्यूड यूजेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको एलोकेट करेंगे, राइट। क्या फिर यहाँ पे बात हुई थी कि सर इकोनॉमिक्स स्टडी किसकी है ना, इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट, है ना। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है सर ये, तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ किस तरह से स्केर्स रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करना, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द स्केर्स रिसोर्सेज। क्या सर, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द स्केर्स रिसोर्सेज, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द स्केर्स रिसोर्सेज। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो, किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज में। यानी इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसफॉर्मेशन की, कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के अंदर क्या करें, यूज करें, ठीक है, और उनसे ऐसी चीजें बनाएं जिससे कि ह्यूमन बीइंग की अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। एवरीवन वांट्स टू गेट सो मेनी थिंग्स, और सोसाइटी के पास जो चीजें हैं वो क्या है सर, बड़ी लिमिटेड है। तो सोसाइटी को ये डिसीजन लेना है कि मैं अपने गिवन रिसोर्सेज से कैसे और क्या चीजें बनाऊं कि मेरे सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करना है स्कैर्स रिसोर्सेज को इन गुड्स एंड सर्विसेज में, सो एज टू सेटिस्फाई द मोस्ट प्रेसिंग ऑफ आवर इनफाइनाइट वांट्स, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में एक और जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है कि एक बार आपने चीजें बना ली, गुड्स बन गई, अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है सर, है ना। एट द एंड सोसाइटी में कौन पर्सन इन चीजों को खरीदेगा, यानी कैसे चीजें बनाएं और किन किन लोगों के लिए बनाएं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे कि हम लोग लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए एंड इनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है। सो ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द कोर ऑफ बेसिकली इकोनॉमिक्स, ना, यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन में भी आप क्या कर रहे हो, चॉइस कर रहे हो, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको क्या करना पड़ रहा है सर, चॉइस करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है सर, लिमिटेड है। अब यहाँ पे जो बात करी किसकी, स्कैरसिटी बेस्ड रिसोर्स की बात करी, तो मैंने कहा था आपको लास्ट क्लास में कि ये जो स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन है, ठीक है ना, ये कई सारे इकोनॉमिस्ट ने क्या माना कि यार ये बड़ी जो है वो नैरो डेफिनेशन है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करते हैं, डील करते हैं। देखिए चैप्टर में हर लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर लाइन को मैं डिटेल के अंदर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीजों को, ठीक है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम रीडिंग करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं सर बिल्कुल चीजें सारी समझ में आ रखी है। अब ये जो स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन कौन सी, कि भैया ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, एज अ रिजल्ट स्कैरसिटी क्रिएट होती है और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमको फेस करनी पड़ती है। सारे इकोनॉमिस्ट ने इस चीज को मुद्दा बनाया, ठीक है ना, सारे इकोनॉमिस्ट ने इस चीज को मुद्दा बनाया कि ये जो स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, जिसमें फोकस क्या है, बहुत नैरो है, क्योंकि सिर्फ हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज के ऊपर बात करें कि रिसोर्सेज स्कैर्स है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ये स्कैर्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने में काम आएंगे। इसलिए हमें डिसीजन लेना है, क्योंकि हम सारी वांट्स को इस स्कैर्स रिसोर्सेज के साथ में फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे, चॉइस करनी पड़ेगी कि हमें क्या बनाना है, हमें कैसे बनाना है, हमें किन के लिए बनाना है। रिच के लिए बनाएंगे तो पुअर के लिए नहीं बना पाएंगे, एक तरह की गुड्स बनाएंगे तो दूसरी नहीं बना पाएंगे। अगर चाहते हैं कि दोनों तरह के गुड्स बनाएं तो हमको एक गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा उसी रिसोर्सेज से,
तब जाके दूसरी बना पाएंगे, है ना, क्लियर। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इन स्केर्स रिसोर्स पे ही बात नहीं करते, हम इकोनॉमिक्स में इससे बहुत ज्यादा बढ़ के बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम सोचते हैं कि इन रिसोर्सेज को किस तरीके से और बढ़ा लिया जाए, है ना, किस तरीके से हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजीज क्या कर सकते हैं, इजाद कर सकते हैं, किस तरीके से इन रिसोर्सेज का क्या हो, एक्सपेंशन हो। यानी हम सिर्फ उनके यूज से रिलेटेड बात नहीं करके उन रिसोर्सेज के एक्सपेंशन पे, उनके एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पे भी क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं और अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से फुलफिल करें, ये बड़ी नैरो डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब ये लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अलग अलग लोग इसे अलग अलग प्रोडिक्ट करते हैं, जो आपका आईसीआई है वो क्या कह रहा है सोचिएगा, है ना। द स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद द नैरो फोकस ऑन यूजिंग रिलेटिव स्कैर्स scarce resources to satisfy human wants is the domain of modern neoclassical microeconomics analysis, है ना। तो जितने भी मॉडर्न नियोक्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करने वाले लोग हैं, उनकी स्टडी का डोमेन क्या था, उनकी स्टडी का डोमेन था ये स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन, ये स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए व्हाट वाज द डोमेन ऑफ मॉडर्न नियोक्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, तो जो डोमेन था मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का, दैट इज रिलेटेड टू द स्कैर्स रिसोर्सेज, है ना। नैरो फोकस जिस पे हम लोग कर रहे हैं बहुत, क्योंकि इकोनॉमिक्स इससे बहुत बड़ी जायंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा ना। इकोनॉमिक्स में इससे भी बड़ी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। डेस्पाइट बीइंग करेक्ट, हम बिल्कुल सही बात है कि सर इकोनॉमिक्स में दो चीजें हैं, रिसोर्सेज स्कैर्स है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, एज अ रिजल्ट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज होती है, हमें डिसीजन मेक करना पड़ता है। लेकिन स्टिल ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर इकोनॉमिक्स क्या करता है, बात करता है ना। ये क्या बोल रहा है कि ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है, दिस डिपिक्ट्स अ स्टोरी ऑफ सोसाइटी विद अ फिक्स्ड रिसोर्सेज, स्किल्स एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जबकि ऐसा नहीं होता। हर सोसाइटी हमेशा कोशिश करती है, उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ये भी इशू इन्वॉल्व होता है कि मैं किस तरीके से इन रिसोर्सेज को बढ़ाऊं, मैं किस तरीके से अपनी सोसाइटी के लोगों की स्किल्स को क्या करूं, अपग्रेड करूं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को किस तरीके से एनहांस करें। तो सोचना, two most important concerns of modern economies are not fully covered by this। कौन सी, जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी ना, जिसमें नैरो फोकस रख रहे थे हम लोग सिर्फ स्कैर्स रिसोर्सेज के बात पे, उसने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं बेसिकली इन्वॉल्व किया, ठीक है ना। पहली चीज क्या, ऑन द वन हैंड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज हैव ग्रोन ट्रेमेंडियसली। जैसा हम लोग पुरानी सिचुएशन में थे उससे ज्यादा आज प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है ना। क्योंकि जो फैक्ट्रीज, जो फर्म्स पहले कम अमाउंट ऑफ गुड्स बनाती थी, अब वो ज्यादा बनाने लग गई है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर देखो तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर देखो तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, हर जगह पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। पहले बाइक्स बनती थी सर जो बहुत कम माइलेज देती थी, आज बाइक्स बन रही जो बहुत ज्यादा माइलेज देती है, इन्हें टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ है। पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स जो है ये भी इंक्रीज हो गई है। पॉपुलेशन और लेबर फोर्स एक तरीके से नेशन के लिए फिजिकल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। न्यू रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स भी डिस्कवर हुए हैं। तो रिसोर्सेज फिक्स हैं हमेशा, ऐसा नहीं होगा, नए नए रिसोर्सेज भी आते रहेंगे। एडवांस प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रही है फर्म्स। क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इंक्रीज हो गया है। बेटर एजुकेशन और स्किल से प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है लेबर फोर्स की क्या हुई है, बड़ी है। डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज भी इसकी वजह से क्या हुआ है भाई, जितनी ज्यादा लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे, नॉलेज लेंगे, गेन लेंगे, है ना, उससे वो बेसिकली क्या करेंगे, नए नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्या करेंगे, इजाद करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोग बायोफ्यूल्स बना रहे हैं, है ना, क्लियर। हाउ इट इज पॉसिबल, लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए, सिर्फ क्रूड ऑयल से ही चीजें नहीं चल रही है, बायोफ्यूल्स हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। सोलर एनर्जी नई एनर्जी है, विंड एनर्जी नया सोर्स ऑफ एनर्जी है। सब कैसे पॉसिबल हुआ, जब लोग एजुकेटेड हुए, है ना, क्लियर। तो एक तो ये साइड है अपने पास में, और दूसरी साइड में हम लोग क्या बोल रहे हैं, द रिजल्टिंग ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड इनकम हैज नॉट बीन स्मूथ। नो डाउट प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन दैट वाज नॉट सो स्मूथ, है ना। देयर हैव बीन पीरियड्स इन विच आउटपुट नॉट लाइकली फेल टू ग्रो, है ना, इन विच आउटपुट नॉट ओनली फेल टू ग्रो बट ऑल्सो एक्चुअली डिक्लाइन शार्पली। कि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ प्रोडक्शन बढ़ा, वो भी स्मूथली नहीं बढ़ा, उल्टा कम हो गया, है ना। जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, कोरोना पेंडेमिक हुआ, है ना। ह्यूमन वांट्स लिमिटेड नहीं थी, अनलिमिटेड थी, रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे, बट फिर भी हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, प्रोडक्शन उल्टा क्या हो रहा था, कम हो रहा था इस ड्यूरेशन में। ड्यूरिंग सच पीरियड्स फैक्ट्रीज, वर्कर्स एंड अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैव रिमेन्ड आइडल ड्यू टू इनसफिशिएंट डिमांड। क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी, इसलिए प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे बात नहीं करता है कि एक नेशन, एक सोसाइटी अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करेगी,
रादर इकोनॉमिक्स इस चीज पे भी फोकस करता है कि हम किस तरह से अपने नेशन के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। तो देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन अब आपको समझनी है और सीखनी है, ठीक है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देखना यहां से आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ अलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूसेज पे बात नहीं करता, है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स देयरफॉर नॉट ओनली डील्स विद हाउ अ नेशन अलोकेट्स इट्स स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू वेरियस यूजेस, यानी सिर्फ अलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स पे बात नहीं कर रहा, बट किस पे बात कर रहा है, द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज इज इंक्रीज, किस तरीके से इनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। द फैक्टर्स कॉजिंग शार्प फ्लक्चुएशंस, किन चीजों की वजह से शार्प फ्लक्चुएशंस आ रहा है इन यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो ये कहां काम आएंगे आपके, अगर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आ गए, दो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आ गए, तो आपको ये स्टेटमेंट्स ऐसा लगना चाहिए कि सर मैंने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, मेरे कहीं ना कहीं दिमाग से निकले हुए हैं ये, ठीक है। चलिए फिर कुछ और बातें इकोनॉमिक्स के बारे में दे रखी है आपके फंडामेंटल बेसिकली कंटेंट के अंदर, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक बार फटाफट से नजर से निकाल लेते हैं। मैटर्स फंडामेंटली कनेक्टेड विद इकोनॉमिक एनालिसिस, है ना। जब आप इकोनॉमिक एनालिसिस करते हो तो कौन कौन से मैटर्स जो है कनेक्टेड हैं इकोनॉमिक एनालिसिस से। चेंजेस इन प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज एज वेल एज जनरल प्राइस लेवल, हम लोग इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसके ऊपर बात नहीं करते, हम ये भी बात करते हैं पूरे नेशन एज अ होल में सारी कमोडिटीज का प्राइस लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है क्या, दैट इज कॉल्ड एज जनरल प्राइस लेवल। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सम कंट्रीज डिस्पाइट जनरल पॉवर्टी एंड पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अदर्स, की कुछ कंट्रीज तो बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रही है और कुछ कंट्रीज के अंदर लोग खाने को भी क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है ना, उनके पास में खाने को पैसा नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका क्या बहुत ज्यादा डाउन है। सम फर्म्स आर मेकिंग एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स व्हाइल अदर्स आर क्लोजिंग डाउन, तो इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जिन चीजों में हमको इकोनॉमिक एनालिसिस करना है वो कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं, इंडिविजुअल कमोडिटीज का प्राइस, जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ सम कंट्रीज एंड बाकी कंट्रीज में क्यों पॉवर्टी है, ये इकोनॉमिक एनालिसिस का एक मुद्दा है। सम फर्म्स मेकिंग एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, बाकी अदर क्लोज डाउन हो रही है, इसमें इसका भी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में एनालिसिस करते हैं। तो मैटर्स फंडामेंटली कनेक्टेड विद इकोनॉमिक एनालिसिस कौन कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, एक बार रीडिंग लगानी जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा मिलेगा आप लोगों को। देखो जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना तो आपको इकोनॉमी के अंदर हो रही जो भी फाइनेंशियल मैटर्स की चीजें हैं उसको अंडरस्टैंड करने में क्या मिलता है, आपको हेल्प मिलता है ना। जीएसटी कट हुआ अभी, तो उस जीएसटी कट होने की वजह से इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा आप ये समझ पाओगे अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो, है ना। गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स लगाया तो ये टैक्स लगाने की वजह से लोगों की लाइफस्टाइल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये आप लोग समझ पाओगे। मार्केट में कभी किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है तो उससे होने वाले इंपैक्ट्स को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, उनके कुछ कोर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं। डेवलप्स एन एनालिटिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनको आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे कि इनके पीछे के कारण क्या है, क्यों क्यों ये हो रहे हैं, इनको इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मॉडल्स एंड फ्रेमवर्क्स दैट कैन बी अप्लाइड इन वेरियस सिचुएशन, जैसे इकोनॉमिक्स का एक बहुत सिंपल मॉडल है लॉ ऑफ डिमांड, है ना, कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, गिरती है, जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे तो, है ना। तो जब आपको मार्केट में दिख रहा है कि किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, है ना। तो अगर कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर प्राइसेस बढ़ाया जा रहा है और रो रहा है सर पकड़ के कि यार मेरी कमोडिटी तो बिक ही नहीं रही है, तो यू कैन जस्ट प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू हिम कि भाई तू प्राइस को एक लेवल से ज्यादा एग्जाजरेट कर रहा है इसलिए तेरी कमोडिटी नहीं बिक रही है, तो प्राइस को कंपटीशन के आसपास रख, तो ऑटोमेटिकली तेरी कमोडिटीज बिकने लगेगी। यानी एक सबसे बड़ा इशू तेरी डिमांड कम होने का ये है कि आपके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे मॉडल्स है, ये हम वेरियस सिचुएशंस के अंदर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट देखें तो तीसरा जो पॉइंट है दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स आल्सो प्रोवाइड्स बेसिकली टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग हेल्पिंग चूज द बेस्ट ऑप्शन अमंग अल्टरनेटिव्स, है ना। तो इकोनॉमिक्स और क्या प्रोवाइड कराएगा, इकोनॉमिक्स बेसिकली टूल्स प्रोवाइड करवाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए जो आपको हेल्प करेगा, जिसपे बेस्ट ऑप्शन आप चूज कर पाओगे अमंग द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू यू, ठीक है। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स में आपको एक सिंपल सी चीज है, आप लोगों को मोबाइल फोन परचेस करना है ना, आपके पास बजट है 15,000, बहुत सारे ब्रांड के मोबाइल फोन आपने कंपेयर किए, ठीक है। इकोनॉमिक्स इस तरीके का राशनल डिसीजन मेकिंग आपके अंदर बेसिकली एंगेज करता है कि आप समझ पाओ कि किस फोन के अंदर बेसिकली कौन कौन से फीचर और मेरे बेस्ट काम का
बेसिकली फोन क्या है। तो आप उस फोन के अंदर प्रोसेसर देखोगे कि सर तीनों में बेस्ट प्रोसेसर है, लगभग प्रोसेसर सेम है ना, तीनों में रैम सेम है, तीनों में बेसिकली जो स्टोरेज है वो क्या है, सेम है। लेकिन किसी एक फोन का कैमरा बड़ा अच्छा है, बाकी दो फोन के कैमराज बड़े वीक हैं, है ना। तो सारी चीजें बराबर थी, 15,000 रुपए का प्राइस ब्रैकेट था, ठीक है ना, सब में प्रोसेसर बराबर, रैम बराबर, स्टोरेज बराबर, लेकिन एक में कैमरा अच्छा था। तो इकोनॉमिक्स ने आपको ये समझाया कि भाई जो चीज अच्छी है वो आपको क्या करनी है, बेसिकली पिक करनी। तो इसने आपको एक तरीके से टूल दे दिया ये डिसीजन मेकिंग का कि आपको अवेलेबल अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। फिर ध्यान रखें, मोस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर एंड आर अफेक्टेड नॉट ओनली बाय ओनली इकोनॉमिक फैक्टर्स बट ऑल्सो बाय पॉलिटिकल सेटअप एंड सोशल नॉर्म्स, है ना। जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत सिंपल नहीं है ना, दीज आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। एंड ये सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स से ही अफेक्ट नहीं होती, बट बहुत सारे ऐसे रीजन है जैसे पॉलिटिकल सेटअप है, सोशल नॉर्म्स है, उनकी वजह से भी क्या होती है, अफेक्ट होती है। इस लाइन को आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉवर्टी है, अब पॉवर्टी बहुत इजी प्रॉब्लम नहीं है कि सर लोगों को चीजें पैसे बांट दो या लोगों को काम दे दो, पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी, है ना। क्लियर, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स इसमें काम नहीं कर रहे, पॉलिटिकल सेटअप भी काम कर रहे हैं, सोशल नॉर्म्स भी काम कर रही है ना। कि अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फीमेल्स बेसिकली काम करने नहीं जाती। अब लेट्स से कि अगर मेल और फीमेल दोनों ही काम करने चले जाए तो हो सकता है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, उस पर्टिकुलर फैमिली में इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो जाए, है ना, और वो जो पर्टिकुलर सोसाइटी है या वो पर्टिकुलर फैमिली वो गरीबी से बाहर निकल जाए। लेकिन भैया उनके सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं कि उस घर की फीमेल बेसिकली काम करने नहीं जाएगी, राइट। तो भैया मेल ही काम करने जाएगा, उसको काम अच्छा मिल नहीं रहा है, फीमेल जो है लेट से बड़ी एजुकेटेड है लेकिन फिर भी वो काम करने नहीं जा पा रही क्योंकि सोसाइटी की नॉर्म्स ऐसी है, फीमेल्स विल नॉट वर्क, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, दे आर लिटरली वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बहुत सिंपल नहीं होती है। उसको जब सॉल्व करना है तो बहुत सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। सो दे आर नॉट ओनली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर बट बहुत सारे पॉलिटिकल सेटअप हो गया, उस पर्टिकुलर कंट्री में किस तरीके का पॉलिटिकल सेटअप है, वहाँ के सोशल नॉर्म्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो एंटरटेन होगी और सॉल्व होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ठीक है ना, कि जो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स है कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम, जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, अब अगर इकोनॉमिक्स की आपने स्टडी कर ली सो इट डजंट मीन कि जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो सब आपकी क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। सो इट कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड, लेकिन ये बात श्योर करता है it would enable us to examine a problem in its right perspective and help in discovering suitable measures to deal with the same, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं सो इट डजंट मीन कि हम सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर पाएंगे, अप्रोप्रिएटली टैकल कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ने से ये अश्योरिटी हो जाएगी कि उस प्रॉब्लम के पीछे का जो मेन रीजन है वो क्या है, हम उसका राइट पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे कि दिस इज द कोर रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड ये आपको हेल्प करेगा उन सूटेबल मेजर्स को डिस्कवर करने में जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो अगेन एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ठीक है, कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ये इंश्योर नहीं करता कि हम सारी प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली टैकल कर लेंगे, लेकिन ये इंश्योर करता है कि हम उस प्रॉब्लम के राइट पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे और राइट पर्सपेक्टिव को समझ के हम उसके लिए सूटेबल मेजर्स जो है वो क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे उस प्रॉब्लम से डील करने का, राइट क्या। सो होपफुली ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। सबसे पहले हम लोगों ने बोला इकोनॉमिक्स है क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जहां पे हम लोग बात करते हैं रिसोर्सेज को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है और किस तरीके से बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर हमने कहा कि ये जो नैरो डेफिनेशन थी ये मॉडर्न नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का बेसिकली कोर फोकस थी, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। क्या बातें हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स में हम लोग इन रिसोर्सेज के एलोकेशन पे बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि किस तरीके से इन रिसोर्सेज की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या कर लिया जाए, बढ़ा लिया जाए, और साथ ही साथ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली शार्प फ्लक्चुएशंस करते हैं इन रिसोर्सेज के राशनल या बेसिकली यूटिलाइजेशन के अंदर, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस्ड कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के बेनिफिट्स क्या हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड जितनी भी इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, इकोनॉमिक्स ये इंश्योर नहीं करता कि सारी के सारी प्रॉब्लम्स जो है वो करेक्टली टैकल्ड होगी, बल्कि वो ये एग्जामिन करता है या ये इंश्योर करता है कि इन प्रॉब्लम्स को हम लोग राइट पर्सपेक्टिव से क्या कर पाएंगे, एग्जामिन कर पाएंगे और सूटेबल मेजर्स क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज व्हाट, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या बात कर रहे हैं सर, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि जो अपना मेन टॉपिक है दैट इज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स, बुक का नाम है दैट इज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मेड अप ऑफ टू बेसिकली वर्ड्स, है ना, द फर्स्ट इज बिजनेस
एंड सेकंड इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बिजनेस और इकोनॉमिक्स इन दो चीजों से मिलके बना। ऑलरेडी पहले बात करी कि बिजनेस में हम लोग करते क्या है। बिजनेस इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं बिजनेस में ना। तो बिजनेसेस में क्या होता है, बिजनेसेस में हम लोग बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, कि बिजनेस क्या करना है, क्या क्या चीजें हम लोगों को बनानी है, कितना फंड अपने को रेस करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी चीज बनाएंगे, कौन सा हमारा टारगेटेड कंज्यूमर्स होंगे, आज बनाना है या नहीं बनाना। ऐसी बहुत सारे डिसीजंस जो हम लोग बिजनेस में लेते हैं। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करना है या नहीं करना है ना, लोन पे पैसा लेना है या नहीं लेना, बिजनेस करना है तो अपने पैसे से करना है या बैंक के पैसे से करना है। बहुत सारे मल्टीपल डिसीजंस हैं दैट वी यूज टू टेक। ठीक है, और इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स बेसिकली प्रोवाइड्स वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इकोनॉमिक्स ने हमको प्रिंसिपल्स दिए, टेक्निक्स दिए, और बिजनेस में हम लोग लेंगे डिसीजंस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बन गया हमारा, बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरीज का बिजनेस डिसीजन मेकिंग में इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली इंटीग्रेट करेगा इकोनॉमिक थ्योरी को किसके साथ में, बिजनेस प्रैक्टिस के साथ में। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज विद बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेस प्रैक्टिसेस बोले तो बिजनेस में हम लोग डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग लेते हैं, इकोनॉमिक्स हमको टूल्स, टेक्निक्स, थियरीज, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करवाता है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली इंटीग्रेट करेगा किसको, इकोनॉमिक थियरीज को किसके साथ में, बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ। इकोनॉमिक थियरीज को बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ में इंटीग्रेट करेगा। ये लाइन याद रखना, बार बार पूछी जाएगी, कहीं ना कहीं काम आएगी। सेकेंड थिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को, वी ऑल्सो कॉल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये बात ध्यान रखना। बिजनेस इकोनॉमिक्स को कुछ लोग बोल रहे हैं भैया अप्लाइड इकोनॉमिक्स से बोलते हैं, बट एक्चुअली इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स नहीं डायरेक्टली बोलेंगे, ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स होता है। तो कई रेफरेंसेस में अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए कि क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, तो मान लेना हाँ सर अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी है। क्योंकि बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की जो नॉलेज है उसको अप्लाई करते हैं बिजनेस में। सो दैट इज व्हाई इट इज अ सॉर्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के टूल्स एंड टेक्निक्स को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या हो गया, इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स एज वेल। क्या हो गया, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एज वेल। ठीक है, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों है सर, व्हाई दिस बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, देखें जरा। सो इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो क्या करता है, फिल करता है गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्लियर। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस। सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है भैया, है ना, वो क्या आता है कि द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है सर, साउंड डिसीजंस पे। कि धंधा अगर कर रहे हो तो उसका सर्वाइवल और एंड किस पे डिपेंड करेगा, सर्वाइवल और सक्सेस किस पे डिपेंड करेगा कि आपने सही वक्त पे सही डिसीजंस लिए हैं या नहीं लिए हैं। यानी बिजनेस डिसीजंस, साउंड डिसीजंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, बिजनेस के अंदर। So the survival and success of any business depends on what? The survival and success of any business depends on the sound business decisions. Right? क्या डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या है ये समझ लीजिए आप। तो डिसीजन मेकिंग का मीनिंग है बेसिकली अप्रोप्रिएट, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल्स होंगे हमारे पास में, उन ऑल्टरनेटिव्स के बेसिस पे या उन गिवन ऑल्टरनेटिव्स में से अपने बिजनेस की सूटेबिलिटी के हिसाब से अप्रोप्रिएट क्या करना, ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना। राइट, मेरे पास मेरे को बेसिकली शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना है। अब मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है कि इन मशीनों से काम हो सकता है, हाथ से भी काम हो सकता है। अब मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरा बजट कितना है, मैं कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं कितने बड़े लेवल पे काम करना चाह रहा हूँ। कॉस्टिंग दोनों ही तरीके के मॉडल्स में क्या पड़ेगी, बिकॉज जो लेबर सेंट्रिक वर्क होगा उसमें नो डाउट कॉस्टिंग कम पड़ेगी, मैनुअल वर्क का होगा, और जहां पे मशीनें चाहिएगी उसमें इनिशियल कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी, है ना। तो अगर मेरा बिजनेस बहुत वेल सेटअप्ड है तो मैं शायद मशीनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, हो सकता है लेबर से इनिशियली काम करूं, धीरे धीरे काम करना शुरू करूं। तो आउट ऑफ द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स मेरे को कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। सो द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव
दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स का मतलब होता है वे ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड, डिजायर्ड एंड का मतलब होता है आपका रिजल्ट, एंड मतलब आपकी वांट, जो आप प्रॉफिट चाहते हो, आउटपुट चाहते हो, फ्रॉम टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, दिस इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। तो क्या हो गया डिसीजन मेकिंग का मतलब? प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड फ्रॉम टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, दिस इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व क्या होता है? व्हाट वी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, जो भी हमारे पास में ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उसका हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे, हम लोग इवैल्यूएट करेंगे इन फिजिबल ऑल्टरनेटिव्स को कि ये ऑल्टरनेटिव हमें कितना रिटर्न देगा, ये ऑल्टरनेटिव हमें कितना रिटर्न देगा, इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा, है ना। राशनल जजमेंट करेंगे हम लोग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड चॉइस करेंगे सर एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव की विच द डिसीजन मेकर फाइंड द मोस्ट सुटेबल। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने पास में, एक तो राशनल जजमेंट कर रहे हैं और चॉइस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव की, ठीक है, जो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डिसीजन मेकिंग इज। अब बात करते हैं कि सर क्वेश्चन ऑफ चॉइस क्यों अराइज होता है ना। क्वेश्चन ऑफ चॉइस यानी क्यों करना है सर चॉइस, ठीक है ना। व्हाई डू वी नीड टू चॉइस? बिजनेस में भी हमें डिसीजन मेकिंग क्यों करना है, चॉइस क्यों करनी है? क्योंकि बिजनेस को क्या काम आएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मैनेजमेंट, ये सब काम आएगा। तो ये जो लैंड है, ये जो लेबर है, ये जो कैपिटल है, ये जो मैनेजमेंट है, दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ये क्या है सर? लिमिटेड है। ये क्या है सर? लिमिटेड है। एंड हमने ऑलरेडी बात कर ली कि सर जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनके यूसेज जो हैं वो बहुत सारे होंगे, है ना, यानी उसके जो यूसेज है वो क्या है? ऑल्टरनेटिव है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के जब ऑल्टरनेटिव यूसेज हैं तो भैया हमें ये चॉइस करना पड़ेगा कि किन ऑल्टरनेटिव यूसेज में से किस यूज में हम इस रिसोर्स को क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो मेन जो हमारा मोटिव होगा वो क्या होगा? मोर एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव्स मस्ट बी चूजन। क्या करेंगे? मोर एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव मस्ट बी चूजन एंड लेस एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव्स मस्ट बी रिजेक्टेड, है ना। जैसे कि एक मशीन है ना, जैसे कि एक मशीन है ना, वो 1 आवर के अंदर 500 पीस बना रही है, और दूसरी मशीन है, क्या है सर? दूसरी मशीन है ना, वो 1 आवर के अंदर लेट से 800 पीस बना रही है, ठीक है। तो भैया मेरे लिए मोस्ट एफिशिएंट कौन सी हो गई? मेरे लिए मोस्ट एफिशिएंट हो गई सर ये वाली मशीन, जो क्या बना रही है? 1 घंटे में 800 पीस बना रही है, क्योंकि इससे मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, लेट से सर अभी कॉस्ट भी एनालिसिस करोगे, सिर्फ इसको ही एनालिसिस नहीं करना है ना। लेट से कि सर ये जो मशीन नंबर 2 है ये सर 5 लाख रुपए की है ना, और ये जो दूसरी मशीन है जो 1 घंटे में 5 पीस बना रही है, ठीक है ना सर, ये भी 5 लाख रुपए की है, ठीक है। तो जो मोस्ट एफिशिएंट है इसको अपने को क्या करना है? चूज करना, और इसको अपने को क्या करना है? छोड़ देना है कि भाई तू जा। 5 लाख रुपए में तुम 500 पीस बना के दे रहे हो, ये दूसरी मशीन 800 पीस बना के देगी, तो मेरे लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट? क्लियर? चलिए, अब ये जो बात मैं बता रहा हूं अपने को इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ एक रीडिंग लगानी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस, हमने क्या बोला? बिजनेस में हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट जनरली नीड्स टू मेक सम स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन। ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसको कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, हमें इस बिजनेस में होना चाहिए क्या? शुड अ फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट, है ना, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव हो मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से। अगर फर्म डिसाइड कर ले कि लॉन्च करना है तो प्रोडक्शन टेक्निक कौन सी होगी सर? फर्म को लेबर इंटेंसिव टेक्निक करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक करेंगे। अगर हम लोग फैब्रिक का काम कर रहे हैं तो पावर लूम से प्रोडक्शन करेंगे, हैंडलूम से प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, ये भी डिसाइड कर लिया कि सर इस टेक्निक से प्रोडक्शन करेंगे, तो ये टेक्निक सस्ती कहाँ से मिल जाएगी हमको, है ना, प्रोक्योरमेंट कहाँ से होगा, है ना। इफ शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कि हमको सारे कंपोनेंट्स खुद ही बनाने चाहिए या फिर कुछ कंपोनेंट कहीं से बना ले, हम लोग सिर्फ असेंबलिंग का ही काम करें। हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम प्रोडक्शन, कितना आउटपुट बनाए, है ना। एंड एट व्हाट प्राइस फर्म शुड सेल, यानी कितना बनाना है और किस प्राइस पे सेल करना है। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, इस प्रोडक्ट को किस प्राइस पे अपने को या किस मार्केट के अंदर इसको प्लेस करना है, किस कैटेगरी में प्लेस करना है, रिचर के लिए प्लेस करना है, प्रोडक्ट बेसिकली पुअर्स के लिए प्लेस करना है, दैट वी नीड टू डिसाइड। which customer segment should be focus, again rich poor, है ना, and how to improve the customer experience, ये सब डिसीजन बिजनेस को लेने पड़ते हैं।
मार्केटिंग का बजट क्या होगा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को कैसे कॉम्बेट करेंगे ना, यानी कैसे फाइट करेंगे, राइट। तो ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं ये बेसिकली फर्म्स को क्या करने होते हैं, लेने होते हैं। नाउ जब भी फर्म्स ये डिसीजंस लेगी है ना, डिसीजंस मेकिंग ऑन अबव एज वेल एज सिमिलर इश्यूज, दीज आर लिटरली नॉट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सिंपल नहीं है बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच फर्म फंक्शंस आर हाईली कॉम्प्लेक्स। जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फर्म्स काम कर रही है ये बहुत सिंपल नहीं है सर कि ठीक है डिसीजन ले लिया काम करने लग गए। दीज आर हाईली कॉम्प्लेक्स। ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजंस आर टेकन अंडर कंडीशंस ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी। लेट्स से मैंने कोई डिसीजन ले लिया कि ठीक है मेरे को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिच सेक्शंस के लिए बना देना। अब मैंने तो अपने लिए प्रोडक्ट बहुत बेस्ट बनाया लेकिन रिच सेक्शन ने उस प्रोडक्ट को क्या किया, नहीं खरीदा। सोच के देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है। मार्केट में आईफोन भी आ रहा है, मार्केट के अंदर अपने पास में लेट्स से कि Xiaomi भी फोन बेच रहा है ना। अब आईफोन अगर 1.5-2 लाख रुपए का फोन बनाएगा, आईफोन को पता है मैं रिच सेक्शन के लिए फोन बना रहा हूँ, मेरा फोन आराम से क्या होगा, बिक जाएगा, कोई इशू नहीं, मार्केट में खरीदेंगे मेरे को लोग। Xiaomi ने 1 लाख रुपए का फोन बना दिया, Xiaomi की ब्रांड वैल्यू है क्या 1 लाख रुपए का फोन बेचने की? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, है ना। अब Xiaomi ने लेट से डिसीजन ले लिया इम्परफेक्ट नॉलेज के बेसिस के ऊपर, ठीक है, कि नहीं हम 1 लाख का फोन बनाएंगे, उसमें ये भी भर देंगे। नो डाउट वो फोन बहुत अच्छा होगा लेकिन वो ब्रांड वैल्यू नहीं है यार उसकी 1 लाख रुपए का फोन कैरी करने। आ रही है क्या बात समझ में, ठीक है ना। तो नोबडी विल बाय दैट पर्टिकुलर फोन। आ रही है बात समझ में, नोबडी विल बाय लिटरली दैट पर्टिकुलर फोन। ऐसी बहुत सारे जैसे डिसीजन ले लोगे, मारुति की गाड़ी क्यों बिकती है सर, बजट गाड़ी है ना, अच्छा माइलेज देती है, अच्छा कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है और नॉर्मल प्राइस टैग में आ जाती है ना। तो 5-7 लाख रुपए से गाड़ी शुरू हो रही है, 10-12-15-20 लाख रुपए तक गाड़ी बेच रहा है मारुति। मारुति सोच ले भैया मैं 1 CR की गाड़ी बेचूंगा, कोई खरीदेगा क्या मारुति की गाड़ी? नोबडी विल बाय। लोग क्या बोलेंगे कि 1 करोड़ की अगर मारुति लेने तो ज्यादा बढ़िया है, मैं अपने पास में ऑडी BMW मर्सिडीज ले लूँ भैया, बेस मॉडल लूँ, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग इन सारे इश्यूज के ऊपर सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना, बिकॉज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर फर्म फंक्शन करती है, बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है। प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है ना मोस्ट ऑफ द टाइम जब डिसीजंस बेसिकली इम्परफेक्ट नॉलेज या अनसर्टेनिटीज के साथ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ प्लेस होगा, ठीक है, मेरे को परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की। अगर डिसीजंस इम्परफेक्ट नॉलेज के साथ ले लिए तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो डिसीजन मेकिंग में होता क्या है सर इन्वॉल्व ना, डिसीजन मेकिंग में होता क्या है इन्वॉल्व, ठीक है। डिसीजन मेकिंग देयरफॉर रिक्वायर्स दैट मैनेजमेंट मस्ट बी इक्विप्ड विद प्रॉपर मेथडोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। कि मैनेजमेंट के पास क्या हो, अप्रोप्रिएट मेथड हो, टेक्नोलॉजी हो और टेक्निक्स भी अवेलेबल हो, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली प्रोवाइड करवाएगा ये नीड्स ऑफ मैनेजमेंट को बाय प्रोवाइडिंग देम ह्यूज कॉर्पस ऑफ थ्योरीज एंड टेक्निक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करता है, मैनेजमेंट को टेक्निक्स एंड थ्योरीज देता है। यानी मैं ऑलरेडी बता चुका, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट करता है इकोनॉमिक थ्योरीज को बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ में। तो ये बेटा ध्यान रखना, बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट्स द नीड ऑफ द मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ ह्यूज कॉर्पस ऑफ थ्योरीज एंड टेक्निक्स। इकोनॉमिक थ्योरीज और टेक्निक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स देता है मैनेजमेंट को, साथ ही साथ में इट इंटीग्रेट्स द इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना कि जो थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये क्या करेंगी, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये प्रोवाइड करेंगी, क्या प्रोवाइड करेगी बेसिकली, यानी इकोनॉमिक्स देता है क्या, टूल्स, किसको, बिजनेस को, ठीक है ना, विच एक्सप्लेन्स वेरियस कॉन्सेप्ट सच एज डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन। ये सारी चीजें बेसिकली इकोनॉमिक्स समझाएगा बिजनेसमैन को, मैनेजमेंट को, जो लोग बेसिकली मैनेजमेंट कर रहे हैं। और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स में हम टूल्स टेक्निक्स प्रोवाइड करवाते हैं और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्हीं टूल्स एंड टेक्निक्स को अप्लाई करेगा। यानी इकोनॉमिक्स ने टूल दिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स ने इन टूल्स को क्या किया, यूज किया प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, राइट। क्या होपफुली दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, राइट। आगे बात करते हैं कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज, क्या हो गया, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज, लॉजिक, थ्योरीज एंड एनालिटिकल टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर राशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग। किसके लिए यूज आ रहा है, राशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट। फाइनली कुछ छोटी सी बात हम लोग करेंगे और बिजनेस इकोनॉमिक्स को खत्म करेंगे। इसके डेफिनेशन के ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान रखना,
बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्लोज कनेक्शन है। क्या है बेटा? क्लोज कनेक्शन है। बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्लोज कनेक्शन। किसके साथ में क्लोज कनेक्शन है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज के साथ भी, है ना, किसके साथ है सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज के साथ भी क्लोज कनेक्शन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज के साथ भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज के साथ, ठीक है। और किसके साथ क्लोज कनेक्शन है? ऑपरेशनल रिसर्च के साथ में, ओआर एक सब्जेक्ट होता है। स्टैटिस्टिक्स के साथ में भी क्लोज कनेक्शन है, मैथमेटिक्स के साथ भी है, एंड थियरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग के साथ भी। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान रखिएगा। ये छोटी सी लाइन है, पढ़ लेना। एक प्रोफेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या करना होता है? जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होता है, अगेन मैंने बोला बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक्स टूल्स का, थ्योरीज का। तो जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होगा वो क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा कंसेप्ट एंड मेथड्स फ्रॉम जितने भी अपन ने ऊपर डिसिप्लिन्स बताए ना, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, है ना, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इन सबको क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा बिजनेस में। तो इंटीग्रेट द कंसेप्ट एंड मेथड्स ऑफ ऑल दीज डिसिप्लिन्स in order to understand and analyze the practical managerial problems। ये बात ध्यान रखें। एंड फाइनली बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? इज नॉट ओनली वैल्यूएबल टू बिजनेस डिसीजन। सिर्फ बिजनेस करने वाले पर्सन को ही काम नहीं आ रहा है ना, क्योंकि बिजनेसमैन तो प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट मोटिव से नहीं कर रहे, सोशल वेलफेयर पर्सपेक्टिव से काम कर रहे, जैसे एनजीओ, है ना। तो एनजीओ को भी चलाने के लिए आपको इकोनॉमिक थ्योरीज, टेक्निक्स का नॉलेज चाहिए। तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ बिजनेस डिसीजन मेकर्स को ही हेल्प नहीं करता, बट इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज एनजीओ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा, राइट। क्या? सो होपफुली आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल के अंदर बात करेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, उसके नेचर के ऊपर बात करेंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से राइट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।